एक फिल्म देश की मानसिक संतुलन पर कितना गहरा प्रभाव कर सकता है, यह छावा पिक्चर ने साबित कर दिया है। यह है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के गांव वाले जो छावा देखने के बाद वहां के असीरगढ़ किले के पास पहुंच जाते हैं टॉर्च लेकर खजाना ढूंढने के लिए, क्योंकि फिल्म में ऐसे खजाने की बात की गई है। अंत में पुलिस को आकर वहां से लोगों को भगाना पड़ा। या फिर यह देखिए, होनहार नौजवान 136 मिनट के पिक्चर में 40 मिनट संभाजी महाराज के साथ हुई बर्बरता को देख अपने आप को इमोशनली संभाल नहीं पाए। छावा लोगों को इतनी पसंद आई है कि फैंस फिल्म के पोस्टर के ऊपर दूध डालते हुए नजर आए। एक्टर विकी कौशल ने खुद इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेकिन नौजवानों का तो ऐसे प्रभावित होना स्वाभाविक है। बड़े बुजुर्ग आपने सोचा होगा थोड़ा सा और मैच्योर होंगे, थोड़ा संयम रखेंगे, लेकिन ये क्या, समाजवादी पार्टी एमएलए अबू आजमी को महाराष्ट्र असेंबली से पूरे सेशन के लिए बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि आजमी साहब औरंगजेब का बचाव करते हुए नजर आए। वो ऐसे शासक थे कि उन्होंने कभी भी शासन का 1 रुपया नहीं लिया अपने के लिए। भारतवर्ष की सरहद जो थी बर्मा अफगानिस्तान तक थी, देश सोने की चिड़िया उनके जमाने में था। उधर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि छावा एक हिस्टोरिकल इंजस्टिस को सही करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मूवी का गुणगान करते हुए नजर आए। छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज सतारा एमपी उदयन राजे भोसले का यह भी कहना है कि औरंगजेब की कब्र की क्या जरूरत है, जेसीबी मशीन बुलाओ, कब्र को हटाओ। पिछले 2 हफ्तों से देश भर में यही अब ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। न्यूज चैनल्स पर पैनलिस्ट एक दूसरे को नोच खा रहे हैं, इस बात पर झड़प रहे हैं कि 300 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया और उसका बदला कैसे लिया जाए। उन्होंने शिवाजी पर सवाल खड़े करे हैं, शिवाजी को कौन कर रहे हैं। भारत शायद दुनिया में उन चुनिंदा देशों में से होगा जहां 300 साल पहले हुए गलतियों का हिसाब आज मांगा जा रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा आज बन रहा है। हमारे देश के सामने कई संकटें खड़ी हुई हैं, लेकिन यह मुद्दा तब भी सबसे ज्यादा ज्वलंत है। शायद 2023 की केरला स्टोरी के बाद पहली बार बॉलीवुड मूवी ने देश को इस तरीके से उत्तेजित किया है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? 25 दिनों के अंदर अंदर विकी कौशल की यह ब्लॉकबस्टर रणबीर कपूर की एनिमल को भी ओवरटेक करने वाली है। 500 करोड़ डोमेस्टिक कलेक्शन, यह मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में अपना नाम दर्ज करने वाली है। लेकिन क्या यह सब पॉसिबल होता औरंगजेब के बगैर? छावा का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, इस पे कोई डिबेट नहीं है। पूरा देश आज समझ पा रहा है, उसे पता चल रहा है कि संभाजी महाराज कितने बड़े योद्धा थे, कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन फिल्म का जो मुख्य केंद्र है वो है औरंगजेब। बॉलीवुड ने फिर से अपना हेट फॉर्मूला बखूबी से इस्तेमाल किया है। गुड हिंदू वर्सेस बैड मुस्लिम, अस वर्सेस देम का खेल खेल के बाइनरी बनाकर कुछ कड़वे सच छुपाकर छावा को सुपरहिट बना दिया गया। छावा ने उस हेट फॉर्मूला को फिर से कामयाब कर दिया है जो पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में फ्लॉप कर रहा था। देशभक्त के आज के एपिसोड में पिक्चर का रिव्यू नहीं करेंगे, ऑडियंस का रिव्यू करेंगे। यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यह पिक्चर, अब यह सत्य का मार्ग, यह पिक्चर ही बन जाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है कि पिक्चर ही हिस्ट्री लेसन है, तो क्या छावा को कुछ कड़वे सच छुपाने का अधिकार था? क्या औरंगजेब हिंदू धर्म का नाश करने निकला था, या फिर वो आज के राजनेता के तरह सिर्फ धर्म को एज अ टूल किट इस्तेमाल कर रहे थे? उनका उद्देश्य क्या था, पॉलिटिकल पावर या रिलीजियस सुपर डोमिनेशन? और फाइनली, जहां इतने धर्म और नेशनलिज्म की मूवीज आजकल फ्लॉप कर रही हैं, वहां छावा इतना बड़ा हिट कैसे बनता है? यह अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है। 2012 में एक अमेरिकन मूवी आती है, अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। अमेरिका के 16वें और शायद सबसे प्रसिद्ध प्रेसिडेंट को इसमें एक डबल लाइफ लीड करते हुए दिखाया गया है। दिन में वो नेता हैं और रात को वो वैम्पायर स्लेयर हैं, बैटमैन की तरह। लेकिन अब बताइए, अमेरिकन क्या इस मूवी को देखकर लिंकन को वैम्पायर्स के साथ ही उनको याद करेंगे, तुलना करेंगे? उल्टा होता है एक्चुअली। इब्राहिम लिंकन के बारे में लोग और खोजना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, उनको रीडिस्कवर करते हैं। किसी भी बायोग्राफी, रियल या फिक्शन, उसका उद्देश्य तो यही होना चाहिए, उत्सुकता बढ़ाना लोगों के बीच में, ना कि जो पिक्चर में है उसको ब्लाइंडली देखकर उसी को सच मानकर बैठ जाना या आउटरीच करना। सच की बात करें तो छावा पे 100 करोड़ का केस ऑलरेडी होने वाला था डेफेमेशन का, फॉर डिस्टॉर्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हुआ यूं कि घनोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के फिल्म के 2 किरदार हैं।
अब उनके वंशज को यह सही नहीं लगा कि उनके वॉरियर पूर्वजों को किस तरीके से दर्शाया गया है, उनकी लेगेसी को कैसे ठेस पहुंचाई गई है। 100 करोड़ का डेफेमेशन सूट आने वाला था, तभी जाकर फिल्म के डायरेक्टर शिर्के फैमिली से मिलते हैं, माफी मांगते हैं, पब्लिक अपॉलॉजी देते हैं, यह कह के कि हमारा इंटेंशन नहीं था किसी को ठेस पहुंचाना। अब देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हर फिल्म में इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, उसके ऊपर डायरेक्टर भी अपनी सिनेमैटिक लाइसेंस का भी उपयोग करता है। जैसे कि छावा में कुछ डांस सीन्स को पहले से ही डिलीट करना पड़ा कंट्रोवर्सी से बचने के लिए। उधर सोयराबाई, संभाजी महाराज की स्टेप मदर, उन्हें दरबार में पान खाते हुए दिखाया गया है, जिसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, और ना ही उस जमाने में योद्धा रजनी स्टाइल पानी से एकदम निकल कर आते थे। लेकिन ये सब छोटी मोटी चीजें, ये चलता है, मूवी है, सिनेमैटिक लाइसेंस है। अगर मूवी का उद्देश्य होता कि संभाजी महाराज की विशालता को उजागर किया जाए तो मैं मानता ये एक अच्छा प्रयास है, लेकिन मूवी का फोकस कहीं और ही है। छावा का सक्सेस के पीछे भी यही फॉर्मूला है, मुगल औरंगजेब के कट्टरपन और कमीनेपन को एक्सपोज करना, जनता की आंखें खोलना, औरंगजेब के बर्बरता को दिखाना, एकदम डिटेल में उसको डिपिक्ट करना। अब औरंगजेब कोई दूध से धुला हुआ इंसान तो था नहीं, जो इंसान अपने भाई का कत्ल करके, वो भी छल से, वो जो गद्दी पर आता है, उसके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड तो था नहीं। लेकिन अगर आपने एंशिएंट और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि भाई हो, पिता हो, यहां तक कि वंशजों का कत्ल कर दिया जाता था गद्दी छीनने के लिए, अपनी पावर की ऐंठ बैठाने के लिए। हिंदुओं ने किया है, मुसलमानों ने किया है, राजा टाइप लोग ऐसा काम करते थे। तो सवाल यहां यह आता है कि औरंगजेब ने इस्लाम के लिए हिंदुओं पर बर्बरता की थी या फिर सत्ता और शक्ति प्रदर्शन के लिए उसने यह बर्बरता की थी? बर्बरता की थी, इस पर कोई डिबेट नहीं है। जहां औरंगजेब का कट्टरपन एक फैक्ट है, वहां यह भी फैक्ट है कि वो पावर में आया था राजपूत सपोर्ट के साथ। चलो आप मान लिया, यहां राजपूतों पर उसने दबाव कर दिया था, लेकिन यह भी फैक्ट है कि मुगल हिस्ट्री में, एंटायर मुगल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर हिंदू मनसबदार थे किसी बादशाह के कोर्ट में, 33% हिंदू मनसबदार तो वो औरंगजेब के कोर्ट में थे। अब इसकी कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन राजनीति के नजरिए से यह अच्छी स्ट्रैटेजी थी राजपूत का सपोर्ट बेस बरकरार रखने के लिए। इस बात की भी कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन औरंगजेब ने अपने दीवान और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस के गवर्नर्स हिंदू चुने। लेकिन इसके साथ साथ यह भी एक फैक्ट है कि अपना कट्टर रूप दिखाते हुए औरंगजेब ने जिजिया टैक्स वापस लाया वो, लेकिन यहां भी ब्राह्मण्स, राजपूत, विमेन, एल्डरली, उसको एग्जेम्पशन भी दिया। इसका यह मतलब नहीं है, कहीं से भी नहीं है कि औरंगजेब बहुत उदारवादी थे, बस इतना कि धर्म का भरपूर इस्तेमाल किया गया था राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसा कि आज के राजनीति में भी होता है, अगर छावा को देखकर लोग हिस्ट्री को अगर थोड़ा सा और पढ़े तो बिल्कुल अच्छी बात है, यह तो मूवी एकदम डबल सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं मानूंगा। लेकिन अगर आपने छावा को देखकर ब्लैक एंड व्हाइट समझ लिया, ये अच्छा, ये बुरा, इसने ये किया, इसने धर्म किया, तो यह जनता के साथ छल है, ऑडियंस के साथ छल है, क्योंकि हिस्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो हिस्टोरियन समीरा शेख और ऐसे और भी हिस्टोरियंस हैं जो एक बात साफ तरीके से दिखाते हैं कि औरंगजेब हाईली कंजर्वेटिव सुन्नी था, वो खुद शिया मुसलमानों के पीछे लगा पड़ा रहता था। और ये हिस्ट्री डिफाइन करती है और डिटेल में चार्ट करके दिखाया गया है कि कैसे महदवीज, दाऊदी बोहराज, सूफीज, सबको बख्शा नहीं गया था, सबके पीछे पड़ा गया था। अब इसमें एक और फैक्टर भी है, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है कि ये जो सारे नॉन ट्रेडिशनल, नॉन सुन्नीस थे, ये बिजनेस अच्छा कर रहे थे, पैसा अच्छा कमा रहे थे। तो जो राजा का कोर्ट है और राजा के कोर्टियर्स थे, वो इन लोगों को अपनी जगह दिखाने के लिए इनको परसिक्यूट भी करते थे। तो देखिए, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक रीजन है, सिर्फ और सिर्फ धर्म नहीं था। द हिंदू न्यूज़पेपर में निसिम मनाथुक्करन लिखते हैं कि छावा में औरंगजेब का संभाजी महाराज का टॉर्चर बहुत डिटेल में दिखाया गया है, एगनाइजिंगली स्लो मोशन में दिखाया गया है, मूवी का सेंट्रल नैरेटिव बनाया गया है। और उसके सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि लोगों को बहुत इमोशनली यह अपील किया है। लेकिन इस बात को छुपा दिया गया है कि संभाजी ने अपने पिता के खिलाफ भी बगावत की थी, जैसा कि मिडिवल इंडिया में काफी होता था। और कुछ टाइम के लिए उन्होंने औरंगजेब के साथ भी हाथ मिलाया था, जैसा कि मिडिवल इंडिया में होता था। आप अपने दुश्मनों के साथ भी हाथ मिलाते थे, जैसा कि आज के पॉलिटिक्स में भी वैसा होता है। ये बातें इतिहास की कंप्लेक्सिटीज को दर्शाते हैं, लेकिन इनको पिक्चर में छुपा दिया गया है, क्योंकि आज के ब्लैक एंड व्हाइट, अस वर्सेस देम पॉलिटिक्स में ये सही से फिट नहीं होता है। पिक्चर में वही बॉलीवुड हेट फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, हिंदू अच्छे होते हैं, हिंदू में ट्रेटर्स होते हैं, इसीलिए हिंदू कभी कभी हार जाते हैं, सारे मुसलमान बुरे होते हैं, एंड ऑफ स्टोरी।
लेकिन क्या हो अगर इस बात को भी दर्शाया जाए कि एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में साम्राज्य युद्ध और बर्बरता के बल पर खड़े होते थे। नाच गाना करके कोई साम्राज्य नहीं बनाता है अपना। मराठा साम्राज्य भी हिंदू और मुस्लिम जागीरदारों को दबाकर उनकी जमीन लेकर ही बनाया गया था, खून खराबे से ही बनाया गया था। वो ऐसा समय था जब किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होता था, कोई सगा नहीं होता था, जिसका छावा में भी दिखावा बड़ी अच्छी तरीके से किया गया है जब राजा राम अपने हाफ ब्रदर संभाजी को जहर देकर मार डालने की कोशिश करते हैं। अब वो दूसरी बात है कि उसके बाद जो 20 मंत्रियों को हाथी से कुचला गया था, इस चीज को जूम करके दिखाया नहीं गया था, इस बर्बरता को जूम करके दिखाया नहीं गया था। और ना कि यह बात दिखाई गई थी कि जब मराठास ने गोवा पर हमला किया था तो किस तरीके की बर्बरता वहां हुई थी। ये कोई कंपटीशन नहीं बता रहा हूं मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो समय ब्रूटैलिटी का था। ये सिंपल फैक्ट है। हां, हो सकता है ये बात बिल्कुल सही है कि मुगल्स और भी ज्यादा ब्रूटल थे। विश्वास पाटिल, जिन्होंने संभाजी किताब लिखी है, उनका यह फिल्म देखकर एक सवाल आया उनके मन में कि क्या फिल्म में संभाजी के साथ जो बर्बरता की गई है वो कन्वर्जन के मामले पर ही क्या थी। पाटिल जी का कहना है कि औरंगजेब का प्राइमरी फोकस था अपना नाम, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना, अपनी वर्चस्वता को स्थापित करना, रिबेलियंस को रोकना, महाराष्ट्र के फोर्ट्स पर कब्जा करना, पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। इस कन्वर्जन वाले पॉइंट पर आज तक भी बहुत डिबेट चलता है। यह सच है कि औरंगजेब कुछ खास लोग अपने जनरल्स को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करता था, जिससे उनकी लॉयल्टी को वो ज्यादा कंट्रोल कर पाए। लेकिन करीबन 50 साल गद्दी में बैठने के बाद उसने कितने आम नागरिकों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया, कितने कार्यक्रम चलाए, प्रोग्राम्स चलाए, इसके साफ आंकड़े हमें नहीं मिलते हैं। जिससे सवाल यह उठता है कि इस्लामिक धर्म औरंगजेब राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा था या धर्म के लिए औरंगजेब राजनीति कर रहा था और एक धार्मिक लड़ाई लड़ रहा था इंडिया में। यह बात मराठास के स्वराज पर भी लागू होती है, जिसे एक हिंदू रूप देकर फॉरेन मुगल रूल के खिलाफ दिखाने की कोशिश की गई है छावा में। लेकिन हिस्टोरियन स्टुअर्ट गॉर्डन का यह कहना है कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को अकबर के टॉलरेंस को अपनाने की सलाह दी थी और खुद उनके राज्य में मुसलमान एडमिनिस्ट्रेटर्स और उनके जो टॉप कमांडर्स थे वो मुसलमान थे। तो यह धार्मिक लड़ाई, हिंदू वर्सेस मुस्लिम फाइट, यह कहां से आ जाता है। शिवाजी महाराज ने खुद बीजापुर साम्राज्य से अपना किंगडम बनाया। शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा के कुतुब शाहीज और कभी मुगल्स के साथ भी हाथ मिलाया था और जरूरत पड़ने पर वो हिंदू राजाओं पर भी हमला करते थे, जैसे नायक्स ऑफ कर्नाटक। तो अब बताइए कि इसमें धार्मिक लड़ाई कहां से आ गई। संभाजी महाराज ने भी राजनीतिक सच्चाई देखी टाइम टू टाइम। हिंदू मुसलमान फाइट नहीं कर रहे थे वो। औरंगजेब का डिबेट गरमाया हुआ था, उसी पर समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने घासलेट डाल दी, यह कह के कि औरंगजेब को एक क्रूर बादशाह की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर हु ऑल्सो बिल्ट टेंपल्स। अब एडमिनिस्ट्रेटर वाला सवाल आसान है, उसको पहले आंसर कर देते हैं। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य चुरमुरा जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटर इतने ग्रेट भी नहीं थे, फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनाया था, डर से अपना राज्य चलाते थे। उनके मारे जाने के बाद पूरा एम्पायर डिसइंटीग्रेट करने लगा। अब आते हैं मंदिरों वाले सवाल पर। हिस्टोरियन जादूनाथ सरकार और एसआर शर्मा की अगर आप माने तो औरंगजेब नॉन मुस्लिम्स को टॉलरेट ज्यादा नहीं करते थे। मथुरा, बनारस, राजस्थान में टेंपल डिस्ट्रक्शंस के रिकॉर्ड मिले हैं। हिस्टोरियन विनय लाल औरंगजेब के ऑर्डर को दिखा सकते हैं जहां नए मंदिर बनाना मना हो गया था, पुराने मंदिरों की मरम्मत करने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन दूसरे हिस्टोरियंस ये भी दिखाते हैं कि दिल्ली ले लो, आगरा ले लो, पूरा साउथ इंडिया ले लो, सारे जो टेंपल्स मौजूद हैं वो एक और कहानी बयां कर रहे हैं कि टेंपल्स तोड़े गए थे जरूर पॉलिटिकल रीजंस के लिए, लेकिन उतने नहीं जितना बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। हिस्टोरियन ऑड्री टुश्के का कहना है कि कई फरमान आपको यह भी बोलते हुए मिल जाएंगे कि हिंदू मंदिरों की बचाव आप करिए। बनारस में, गुवाहाटी में आपको यह रिकॉर्ड्स भी दिखा देते हैं कि नॉन मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जागीर भी दी गई थी, जहां उससे उन लोगों को अर्निंग मिले, फंडिंग मिले। जैन पवित्र स्थलों को भी औरंगजेब ने मदद की, उन्हें बचाया। साउथ इंडिया के टेंपल्स खास करके औरंगजेब के कहर से बचे रहे। तो यह डिबेट का विषय अभी है कि कितने मंदिर गिराए गए। कोई कहेगा 50-60 हजार, और अगर आप हिस्टोरियन रिचर्ड एम ईटन की बात कहें तो वो 80 का आंकड़ा देते हैं पूरे मुगल काल में। तो सच्चाई इन दोनों आंकड़ों के कहीं बीच में है। लेकिन जिस चीज के बारे में न छावा बात करेगी न आजकल के एक्सपर्ट्स बात करेंगे, वो ये है कि मंदिरों को लूटना, उन्हें ध्वस्त करना कोई नई चीज नहीं है, मिडिवल इंडिया की चीज नहीं है, ना कोई मुगल इसको लाए थे। एंशिएंट टाइम से ही ऐसा होता आया है कि भैया राजा
अपनी जो गद्दी पर बैठता है, जो एक सॉवरेन राजा होता है, उसकी अथॉरिटी कहां से आती है? उसकी अथॉरिटी आती है भगवान से, डेइटी से, टेंपल से। तो अगर आप एक राजा को आप हरा रहे हो तो उसकी सेना को हराना काफी नहीं है। अगर एक कंप्लीट विक्ट्री आपको चाहिए तो आपको उस मंदिर को भी हराना होगा, उस डेइटी को भी हराना होगा, उसी के बाद आप सच्ची में जीत पाते हो। तो यह बात रिलीजन की नहीं है, बात पॉलिटिक्स की है कि कौन असली सॉवरेन बनेगा। और इसके हमें प्रूफ इंडिया में भी मिलते हैं। पल्लवा राजा नरसिम्हा वर्मन वन जब चालुक्यास को हराते हैं तो उनके कैपिटल वटापी को रेड करते हैं और वहां से गणेशा आइडल लाते हैं तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में आके आइडल का नाम ही पड़ जाता है वटापी गणपति। और जब राजा हारता था, जीतता था, तो ये आइडल्स एक्चुअली दूसरे दूसरे किंगडम में जाते थे और नीचे लिखा भी रहता था कि भैया इस राजा ने इतने समय तक, इस राजा ने इतने समय तक रहा था। तो रिचर्ड ईटन का कहना है कि ये जो टेंपल डेसिक्रेशन की बात होती है, ये कोई मिडिवल चीज नहीं है, ये कोई मुगल की चीज नहीं है, ये पहले भी होता था और राजा अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश करता था। अगर आप यूरोप में बात करें तो क्रूसेड्स के टाइम पर जब मॉस्क्स पर क्रूसेडर्स कॉन्कर करते थे तो उन्हें चर्चेस भी बना दिए गए थे। तो ये अक्रॉस रिलीजन भी देखा गया है। अगर आप चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम श्वानज़ैंग की माने तो यह प्रथा हमारे देश में काफी पुराना है। हर्षवर्धन के राज्य में भी देखा गया है, जब शिवा डिवोटी थे, 1600 बुद्धिस्ट स्टूपास, मॉनेस्ट्रीज को ध्वस्त करने की बात आती है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मार डालने की बात आती है, 1000 संग्रामास जो गांधारा में है उसे डेजर्टेड बोलने की बात आ रही है। तो कैसे बुद्धिज्म के खिलाफ भी यह काम किया था हिंदू राजाओं ने, यह भी इतिहास बताता है। लेकिन चलिए फॉर आर्ग्यूमेंट से हम बोलते हैं, ये सब पुरानी बातें छोड़िए, मान लेते हैं कि जो भी छावा में दिखाया गया है वो 100% एक्यूरेट है। आपके दिल में अस वर्सेस देम का जो डर है वो भी 100% सही है। लेकिन 300 साल पहले किया गया गलत काम, उस पर आप कितना आउटरीच कर लोगे, कितना गुस्सा कर लोगे? क्योंकि पिक्चर देखकर 500 करोड़ का फायदा निर्माताओं को तो आपने पहले से ही करा दिया है। अब अगर धर्म के नाम पर फसाद करोगे तो फिर से वो राजा टाइप लोगों को ही आप और शक्ति दोगे, क्योंकि राजा टाइप लोग ये तो नहीं चाहते हैं कि आप सवाल पूछो। राजा टाइप लोग भी इसी बात पर खुश हैं कि औरंगजेब को लेकर टीवी पर तू तू मैं चल रहा है, लोग एक दूसरे का चीरफाड़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर औरंगजेब से ध्यान भटक गया तो फिर आपको दिखेगा कि इकोनॉमी का कैसा डब्बा गोल हो चुका है, कैसे एफआईआई पैसा बाहर निकाल रहे हैं, कैसे जॉब क्रिएशन हो नहीं रहा है, कैसे अमेरिका रोज ताने मार रहा है हमारे देश के ऊपर, कैसे टैरिफ लगने वाले हैं, कैसे पानी और हवा में जहर मिला हुआ है। लेकिन जब तक आप औरंगजेब देख रहे हो तब तक आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो। इतने इतने बड़े बड़े संकटों के बीच में जिन लोगों को सिर्फ 300 साल पुराना औरंगजेब नजर आ रहा है, वो मूर्ख नहीं है, वो महामूर्ख है। अब सवाल यह है कि आप दंगा भक्त बनोगे या देशभक्त बनोगे, क्योंकि दंगा भक्त तो बहुत जल्दी नंगे होने वाले हैं। जो देशभक्त हैं वो शायद अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कुछ अच्छे सवाल पूछ पाएंगे। सवाल है कि आपको डिसाइड करना है कि आप दंगा भक्त हो या देशभक्त।